हेलो फंक्शन एंड ई जान बस। सो गाइस, चलिए अपने नए पार्ट की नए सफ़र की तरफ चलते हैं। तो आज पूरे चाइना में भूकंप मचा हुआ था। पूरी चाइना इधर उधर मानो तफरा तफरी हो रही थी। हर लोग बस न्यूज़ खोलकर रेडियो में, टीवी पे, जहाँ भी फ़ोन पर जहाँ भी उन्हें न्यूज़ दिख रहा था वो बस वही खोल के सुन रहे थे, क्योंकि अभी एकदम एक्सट्रीमली एक्सक्लूसिव, बहुत ज़्यादा खास एक इंटरव्यू होस्ट होने वाला है। क्योंकि अभी चाइना को 10 मिनट पहले इन्फॉर्म हुआ है, क्योंकि उसकी जो जीडीपी में जो कंपनी अपना 45% शेयर होल्ड करती थी, वो दोनों कंपनीज़ में एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है। एक कंपनी ने दूसरे को टेक ओवर कर दिया है एंड दूसरी कंपनी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। एंड उन कंपनी के आगे जो भी पर्सन उस कंपनी का नाम यूज़ करते थे, जो भी अपने नाम के आगे जिन्स का यूज़ करते थे, वो सभी पर्सन, हर एक पर्सन अभी जेल में है एंड उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन दिए जा रहे हैं। एंड ये सभी कुछ किया है लैंड कॉर्पोरेशन के सीईओ मिस्टर लैन पांगजी ने। एंड अभी जीडीपी का जो 15% शेयर जो लैंड कॉर्पोरेशन अब पहले चाइना को कंट्रीब्यूट करती थी, और अब पूरे 45% वो शेयर अब पूरे चाइना को वो देगी। एंड इस हिसाब से आधी चाइना पर या पूरी चाइना पर लैंड्स का ही राज चलता है। एंड उस पूरे चाइना को एक तरीके से, एक तरफ से होल्ड करने का पावर सिर्फ मिस्टर लैन पांगजी के पास रहता है। इसीलिए सभी इंटरव्यूज़ पागल हो चुके थे एंड उन सभी को इनविटेशन मिल चुका था कि उन्हें इस जगह पर आना है। मिस्टर लैन पांगजी खुद उन सब से बातें करने वाले हैं, उन सबको ये न्यूज़ देने वाले हैं, क्योंकि आधे घंटे पहले ही उन सबको एक वीडियो मैसेज मिला था जहाँ पर वो दिखाया जा रहा था कि कैसे जिन्स के साले काले कारनामे उन्होंने जो अभी तक किया है, किस हिसाब से पैसे कमाए हैं, जो भी इलीगल वेज, जो भी गलत तरीका है, वो सब कुछ उन्होंने किया। एंड जितने पर्सन्स की उन्होंने जान लिए, उन सब का लिस्ट था, पूरे रिकॉर्ड्स थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ था। इसीलिए ये सब कुछ अभी लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। एंड अभी सभी रिपोर्टर्स, मीडिया हाउस, सभी लोग पागलों की तरफ वेट कर रहे थे पेशेंटली एक पर्सन का, जिसका नाम था लैन पांगजी। वो पर्सन खुद ही उन सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया था। वो खुद सामने से वो देना चाहता था। तो क्या कोई पागल है जो अपनी टीआरपी के लिए ऐसा नहीं करने वाला है? इसीलिए सभी दौड़े दौड़े वहाँ गए थे। एंड इसीलिए वहाँ पर सभी खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे। एंड फाइनली 5 मिनट के बाद वो पर्सन जो स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग अल्फा है, फुल अपने ब्लैक अटायर में 3 पीस सूट जिसने पहना हुआ है, वो फुल अपनी ग्रेस के साथ 20 बॉडीगार्ड्स एंड उसके राइट हैंड शुयांग के साथ उस जगह पे एंटर करता है। वो जाकर सीधे सोफे पे बैठता है एंड उसके बगल में उसका राइट हैंड पर्सन खड़ा हो जाता है उसी सोफे के बगल में। एंड 20 बॉडीगार्ड्स जो भी उसके साथ आए थे वो सभी उसे कवर करके इंटरव्यूअर के सामने रख देते हैं, मतलब कवर करते हैं उसे। एंड देन पांगजी नोट करता है। एंड देन तुरंत ही एक बॉडीगार्ड, मतलब एक इंटरव्यूअर पूछता है, सर आप बताना चाहेंगे कि सडनली ये सब क्या हुआ और आपने ऐसा क्यों किया? पांगजी स्माइल करते हुए कहता है, सडनली कुछ नहीं होता, इसकी प्लानिंग पिछले 6 महीनों से चल रही थी। एंड आज जाकर फाइनली ये सक्सेसफुल हो चुकी है। इनफैक्ट 6 महीने नहीं, मेरे मॉम डैड की डेथ के 1 साल बाद से ये सब कुछ चल रहा है। एंड आज फाइनली जाकर ये ख़त्म हो चुका है। आपके मॉम डैड की डेथ पर वो तो बहुत पहले हुई थी। हाँ, आप सबको पता है रीज़न क्या था? हाँ, उनका कार एक्सीडेंट हुआ था एंड उनकी डेथ ऐसे ही हुई थी। नहीं, वो मर्डर था। मर्डर? हाँ, मेरे मॉम डैड की डेथ नहीं हुई थी, उनका मर्डर किया गया था। उनके कार को 2 ट्रक्स के बीच में कुचलवा दिया गया था, उसे खाई में फेंक कर एक एक्सीडेंट दिखाया गया था, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। मेरे मॉम डैड की डेथ नहीं हुई थी, उन्हें मारा गया था। एंड वो कातिल भी वही जिन्स है। उन्हें इस कंपनी को टेक ओवर करना था। उन्हें लगा था कि लैन ई एंड लैन चिरन को मार देने के बाद, उनके सीईओ को मार देने के बाद कंपनी वीक हो जाएगी। बट वो ये जानते नहीं थे कि मैं पहले से ही कंपनी में वर्क करता था। इसीलिए मॉम डैड की डेथ होने के बाद मैंने तुरंत ही कंपनी को पूरी तरीके से टेक ओवर कर दिया। बट कंपनी मेरी फुल लीगल नहीं हो सकती थी, बट अब वो पूरी कंपनी मेरी है। एंड उस कंपनी के 95% शेयर्स मेरे हैं। उस पूरी कंपनी पर मैं रूल करता हूँ। एंड अब पूरी जिन कॉर्पोरेशन भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इसीलिए अब चाइना का 45% जीडीपी शेयर सिर्फ लैंड्स का है। एंड अब लैंड्स जो चाहे
वो कर सकते हैं। एंड मैंने खास कर सज़ा दिला दी है उन सबको कानून को सौंप दिया है। एंड वो हंसते हुए कहते हैं, मेरे प्यारी बेलव्ड ओमेगा, क्या तुम्हें पसंद है? मुझे तुम्हें बताना है कि देखो तुम्हारे अल्फा ने सब कुछ ठीक कर दिया है एंड अब बस वो जल्दी से तुम्हारे पास आने चाहता है। वो सभी हैरान हो गए थे। वांग जी कहता है, हाँ मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ एंड मेरा एक ओमेगा है एंड इनफैक्ट उसका वो प्रेग्नेंट है एंड शायद मेरा बेबी अभी आ चुका है इस दुनिया में, बट अभी तक मैं इन सब वर्क की वजह से बिजी था, इसीलिए मैं अपनी बेबी एंड ओमेगा से बिल्कुल भी मिल नहीं पाया हूँ। इसीलिए प्लीज़ आप सब मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करिएगा कि मेरी ओमेगा मुझे माफ़ कर दे। एंड ऐसा कहकर वांग जी वो माइक दे देता है और लोग और क्वेश्चन पूछना चाहते थे, बट वांग जी कुछ नहीं कहता। एंड तभी तुरंत वहाँ से एक रिपोर्टर पूछता है, तो इसका मतलब है आपने बदला लिया है मिस्टर लैन? वांग जी स्मोक करते कहता है, ऑफ कोर्स मेरे मॉम डैड की जान लेने वाले इस कंट्री पे रूल करें मुझे पसंद नहीं था, इसीलिए डिस्ट्रॉय कर दिया उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। उनके पास कुछ नहीं है, ना पैसा, ना पावर, ना रिस्पेक्ट, कुछ भी नहीं। एंड वो सब कुछ अब मेरा है। जिन्स जो भी वर्क करते थे अब मैंने उसे टेक ओवर कर दिया है, सो इसलिए अब लैंस वो हर एक फील्ड में अपना वर्क करेगी। वैसे भी लैंस एंड जिन्स एक साथ वर्क कर रहे थे इतने सालों से, एंड इसकी वजह से अब आप सबको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अकेला मैं ओनर हूँ, इसीलिए जहाँ 45% का शेयर था एंड मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले साल पर 55% जीडीपी का शेयर लैंस का हो। एंड हम बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। आई होप कि आप सभी उसमें हमारा साथ देंगे। एंड वो सभी नोट करते हैं एंड वांग जी वहाँ से चला जाता है। वो सभी बातें करने लगते हैं। वांग जी मैरिड है, ओमेगा है, उनका बेबी है, वो सभी एक्साइटेडली वो सभी अपनी अपनी तरफ से रिपोर्टिंग कर रहे थे। एंड वांग जी के पास एक फ़ोन आता है। फाइनली वो फ़ोन पिक करता है एंड देन वो कहता है, कहाँ है वो सब? उसका वो पर्सन बोलता है, सर वो हॉस्पिटल में नहीं है। वांग जी गुस्से में कहता है, हॉस्पिटल में नहीं है तो क्या मतलब है तुम्हारा? घर गए हैं वो? नहीं, सिचन है वहाँ पे? हाँ सिचन मास्टर हैं। तो से वांग जी की रूड वॉइस सुनकर वो जो पर्सन था वो ऐसे ही थर थर काँप रहा था। सिचन जिसके बगल में ही था, उसकी आंखों में आंसू थे। वो फ़ोन लेता है और उसकी वॉइस क्रैक कर रही थी। वो रोते हुए कहता है, गगा। वांग जी कहता है, शिचन क्या हुआ? शांत हो जाओ, देखो सब ठीक है, क्या हुआ बोलो मुझे। शिचन रोते हुए कहता है, गगा विंग शुमा दोनों नहीं मिल रहा है। मैंने ऑफिसर यहाँ बात किया, सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो यहाँ पर सिर्फ ये है कि अंशु विंग को कहीं लेकर गई हैं और मैंने घर पे पता लगवाया और मैंने चेक भी किया पर वो लोग नहीं घर गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा गगा वो कहाँ है? गगा क्या विंग ने वो मान लिया बात? हाँ सिचन शांत हो जाओ, ओके मैं आता हूँ वहाँ पर और तुम सीधे घर पहुँचो, मैं वहीं आ रहा हूँ। भाई सिचन घर जाओ। वांग जी फ़ोन कट करता है एंड सीधे वहाँ से अब वो लैंड मेंशन की तरफ निकल जाता है। सिचन, जिंगी और वो सभी पर्सन्स मैंने जो सिचन और जिंगी के बॉडीगार्ड्स थे वो सब भी उसके साथ सीधे लैंड हाउस के लिए निकल जाते हैं। लैंड हाउस पहुँचकर वांग जी, सिचन, जिंगी सब अच्छे से पहले चेक करते हैं। सबसे पूछते हैं कि क्या उन्हें कुछ पता है कि विंग कहाँ जा सकता है, मतलब क्या उन्हें पता है कि विंग कहीं शॉपिंग पे या कहीं ऐसी वैसी जगह तो नहीं चला गया घूमने के लिए कुछ ऐसे, या उसका मन कर रहा होगा तो शुमा से लेके गई, क्या उन्होंने इन्फॉर्म किया है? सभी सब नाम में नोट करते हैं और तब वांग जी चीखते हुए कहते हैं, विंग तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते बॉबी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करते हो, तुम सिर्फ मेरे हो। और सुमा आपने तो अच्छा खेल लिया, बिल्कुल भी नहीं, आप विंग को कहीं नहीं लेकर जा सकते हैं। वो तुरंत ही कॉल करता है एंड देन वहाँ से एक पर्सन फ़ोन पिक करता है। अतन वांग जी गुस्से में कहता है, चियांग फैमिया क्या तो विंग आपके पास आया है? यहाँ से वो पर्सन कहता है, ओह मिस्टर लैन, नहीं वो मेरे घर क्यों आएगा भला? हमने तो उसे धक्के मार के निकाला है। वैसे भी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, अगर वो यहाँ आएगा भी ना तो खुद भी धक्के मार के हम निकाल देंगे उसे। और हाँ दोबारा फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर लैन। और वैसे कहकर फ़ोन कट करते थे। वांग जी गुस्से में आ जाता है और वो चीखते हुए कहता है, कॉर्ड्स निकालो। और तब वो सभी तुरंत ही वहाँ से निकलते हैं एंड कुछ 5 घंटे का सफ़र कर वो सभी विंग के गाँव में पहुँच चुके थे। पूरी गार्ड्स पूरी गांव को कवर कर चुके थे ऑलरेडी।
वांग जी पागलों की तरह उसे पूरे गांव में ढूंढता है। हर वो जगह जहाँ पर वो ढूंढ सकता है वो ढूंढता है, क्योंकि वो गांव छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसीलिए पूरे एक ही घंटे में सभी पर्सन हर एक घर को चेक कर लिए थे। एंड वो सभी वांग जी के पास वापस आते हैं। तब वांग जी के सामने सर झुका कर कहते हैं, नहीं मास्टर, विंग मास्टर यहाँ नहीं है और ना ही हमें आंशू मिली हैं। डैम इट। वांग जी गुस्से में बैठे उस साइड की दीवार को पंच कर देता है। एंड वो दीवार इतना वीक था कि वांग जी का फोर्स इतना ज़्यादा था कि वो पूरा ब्रेक हो जाता है। एंड वांग जी के हाथों में काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। सिचन कहते भाई, वांग जी कहता है गुस्से में, विंग चीखते हुए कहता है। और तब वांग जी कहता है, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। वो सबकी तरफ देखते हुए कहता है, तुमने सुना ना, अगर विंग को कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबकी जान ले लूँगा। वो उन गार्ड्स की तरफ देखता है जो विंग के लिए उसने भेजे थे एंड जिसे शुमा ने मैनिपुलेट करके उन सभी को वहाँ से हटा दिया था। इसीलिए अब फिलहाल विंग और शुमा दोनों ही मिसिंग थे। वांग जी गुस्से में करता है। वो काफ़ी टाइम तक वहाँ सर्च कराता है, बट कोई भी विंग का अता पता नहीं जानता था, क्योंकि और जाहिर सी बात है पूरे गांव को पता था कि विंग किस हालात में वहाँ से गया था, उसने शादी को कैसे तोड़ा था। इसीलिए कोई भी शायद विंग को पसंद भी नहीं करता था एंड विंग यहाँ आया भी नहीं था। इसीलिए वांग जी वहाँ से चला जाता है एंड वो गुस्से में अपने बालों को नोचते रहता था, विंग डैम इट, कहाँ हो तुम। वो चीख रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। जब वहाँ पर सिचन आते हैं, सिचन कहते हैं, भाई वांग जी जो गुस्सा कर रहा था वो तुरंत ही शांत हो जाता है। वो सिचन की तरफ देखते हुए कहता है, सिचन क्या हुआ। सिचन कहते हैं, भाई जो बात आपने मुझे बताई है, जो अभी पूरी चाइना जानती है, वो बात आप विंग को भी तो बता सकते थे ना। विंग को सब कुछ बताते, मुझे उम्मीद है कि वो समझता है इस बात को कि आपने ऐसा क्यों किया, आप क्यों करना चाहते थे। सिचन, मुझे समझ है, मुझे पता है कि विंग सब कुछ समझता, पर तुम ये बात नहीं समझ रहे कि वो म्या कितनी तेज़ है। तुम्हें पता है पूरे घर में उसने सीसीटीवी कैमरास लगवाए हुए हैं जहाँ पर ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्ड होती है। इसीलिए मैं कुछ भी चाहकर भी नहीं कह सकता था। उसने तो इनफैक्ट मेरे रूम में तक ऑडियो लगवाया हुआ है जहाँ पर मैं अपने रूम में बात तक नहीं कर सकता। इसीलिए मैं विंग को नहीं बता सकता। और विंग के कमरे में तो उसने खास कर सीसीटीवी कैमरा लगवाया था, सेट किया था। और अगर मैं उसे बिल्कुल भी छेड़छाड़ करता उस कैमरा के साथ तो वो अलर्ट हो जाती, क्योंकि वैसे भी वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती थी। उसे पता था कि मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, उसे इन्फॉर्म हो चुका था कि मैं कुछ कर रहा हूँ। वो अलर्ट हो गई थी, इसलिए तो उसने विंग के आने के बाद ही ये सब कुछ सेट किया। और मेरे पास विंग से मिलने के बाद मेरे पास टाइम ही नहीं था, क्योंकि मैं उस पर ट्रस्ट उस समय नहीं कर सकता था इतनी बड़ी बात को लेकर। इसीलिए मैं यहाँ उसे लेकर आया एंड उसके बाद जब मैंने देखा कि वो अच्छा है, बट तब तक बहुत लेट हो चुका था। उसके बाद मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, मुझे ये सब कुछ होने देना पड़ा जैसे चल रहा था। और तुम्हें पता है ना वांग सिचन, मैं विंग से सच में प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत डीपली प्यार करता हूँ और आज से नहीं बचपन से करता हूँ। सिचन वांग जी की तरफ देख रहा था और सिचन तो ये बात पहले से ही जानता है कि वांग जी इतना शिद्दत से प्यार करता है विंग से। वांग जी को तो फर्स्ट साइड लव हुआ था विंग से, उस 4 साल के बच्चे से, जब वो पहली बार वांग जी विंग के बर्थडे पार्टी में उससे मिलने गया था। उसके बाद से ही वांग जी को विंग से प्यार हो गया था। हालांकि उसे पता नहीं था कि प्यार होता क्या है, बट उसे ये फीलिंग था कि वो उसका ओमेगा है। वो बहुत प्रोटेक्टेड था उसके लिए, वो बहुत पॉसेसिव था उसके लिए। वो अक्सर नई बातें करना चाहता था विंग से, वो डरता था विंग की अपनी फीलिंग्स को लेकर। बचपन से ही उसके अंदर वो जो एक पॉसेसिव अल्फ़ा वाली जो फीलिंग्स थी वो हमेशा से ही बहुत स्ट्रॉन्गर साइड पे थी। उसका अल्फ़ा बहुत पावरफुल है, ये बात उसे पता है। और ये बात उसे पता है कि विंग बहुत वीक है, फ्रेजाइल सा है, उसका अल्फ़ा उसे हर्ट कर सकता है। इसीलिए वांग जी हमेशा उससे दूर रहता था। एंड जब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ एंड देन जब वो समझने लगा, 15 ईयर्स का हो गया, एक एज आ गई जब उसे समझ आया कि हाँ वो क्या कर रहा है, क्या करने चाहिए, एंड देन उसे कंपनी संभालना चाहिए। दैन वो कंपनी करने लगा, अपना पढ़ाई करने लगा। एंड देन उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, जिसमें वो बिज़ी हो गया उसे इन्वेस्टिगेट करने में, ये सब कुछ करने में। एंड इतना टाइम निकल गया जहाँ वो विंग से मिल नहीं पाया, उससे बातें नहीं कर पाया, उसके बारे में जान नहीं पाया। और आज अब जब उसके पास फाइनली ये टाइम था कि वो अपने प्यार को कन्फेस कर सके, विंग को सब कुछ बता सके, तो फिर आज ये हो गया। वांग जी सिचन की तरफ देख रहा था। सिचन कहता है, भाई आप तो विंग से इतना प्यार करते हो, आपने उसे हर बार हर्ट किया है एंड आप कैसे कर सकते हो। सिचन
पार्टनर का प्यार अलग होता है, पर पेरेंट्स का लव भी होता है ना उतना ही ज़रूरी। और मैंने बस इस बार मेरे पास ऑप्शन था या विंग को थोड़ा सा हर्ट करके उसके बाद में मनाना एंड अपने पेरेंट्स को इंसाफ दिलाना, या अपने पेरेंट्स का इंसाफ भूल कर विंग को प्यार करना। और मैंने बस पहला ऑप्शन चुना, क्योंकि मेरे पास मुझे अपने पेरेंट्स को इंसाफ दिलाना था, इस पूरी कंट्री को बताना था कि लैन वांगजी क्या है। मुझे ये सब कुछ प्रूव करना था कि मैं वीक नहीं हूँ, और कोई भी मेरे फैमिली को आँख उठा कर देखेगा तो वो मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूँगा। और आज की डेट में कोई भी, इनफैक्ट चाइना का प्रेसिडेंट खुद भी, या कोई भी ले लो, कोई भी लैन वांगजी के आगे कुछ नहीं है। कोई का पावर लैन वांगजी से ज़्यादा नहीं है। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे उस मैम पे गुस्सा आ रहा है। भाई अगर आप विंग को ऐसे ही ट्राई करते, शायद कोई रास्ता होता उसे बताने का। सिचन, तुम्हें भी पता है कि मैं हर जगह मुझे ध्यान रखती है, मैं कहीं भी जाऊँ वो हमेशा मुझे मॉनिटर करती है, हमेशा उसके गार्ड्स मेरे पास आसपास रहते हैं। इनफैक्ट तुम्हारी गार्ड्स में भी एक गार्ड उसी का है। तुम्हें क्या करता, मुझे ये सब कुछ ख़त्म करना था, मुझे पता था कि मैं इसे ख़त्म करने वाला हूँ, सिर्फ कुछ समय और चाहिए था मुझे। एंड देन मैंने वो कर दिया, जैसे विंग प्रेग्नेंट हो गया। मुझे पता है ये सब कुछ अनप्लान्ड था, सडन था, बट मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है ना, मैं उससे प्यार करता था। एंड उस दिन जब मैं ड्रंक था तो मेरा वो अल्फा टर्टल गधा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, वो बेवकूफ़। एंड उसने विंग के साथ वो सब कुछ किया। भाई आप विंग को कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं उसके पूरे गांव में, उसके आसपास सब जगह देख रहा हूँ। सिचन कहते ठीक है भाई, आप उसे अच्छे से ढूंढिए, मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं सच में उसे अपनी शौजी मानता हूँ, पता है ना आपको। हाँ सिचन, मैं जानता हूँ, और मैं भी उसे कुछ भी नहीं होने दूँगा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहकर वांगजी बहुत ही डार्कली विंग की उस फोटोग्राफ की तरफ देख रहा है जो उसके स्टडी रूम के वॉल पर लगा हुआ था। इनफैक्ट उसके एक वॉल पे क्यों, उसके स्टडी रूम में हर एक जगह सिर्फ विंग की ही फ़ोटोज़ थी। इसीलिए वांगजी अक्सर विंग को अपने स्टडी रूम से दूर रखता था। आज तक उसने स्टडी रूम में जल्दी विंग को एंटर करने नहीं दिया है। और अगर विंग ने एंटर किया भी है तो वांगजी उस फ़ोटोज़ को अच्छी तरीके से साइड कर देता था, उसे शिफ्ट कर देता था। मतलब उसके पीछे जो विंग की है उसके पीछे भी एक फ़ोटो थी जिसे वो चेंज कर देता फ्रेम के साइड को। इसीलिए विंग कभी ये नोटिस ही नहीं कर पाया। इनफैक्ट उसके रूम के क्यों, स्टडी रूम का ही क्यों, उसके रूम का खुद भी हर एक फ़ोटो विंग का ही है। बचपन से लेकर अभी तक उसकी हर फ़ोटोज़ है। और जहाँ तक सबका सवाल है, वांगजी सच में उसे बहुत शिद्दत से प्यार करता है। बस ऐसे हालात थे, ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे जिस पर वांगजी फंसा हुआ था। वो बस बहुत करीब था अपने पेरेंट्स को इंसाफ दिलाने के में, एंड अब उसने विंग को कुछ हर्ट कर दिया है। वो चुपचाप यही सोच रहा था, यही बैठ के सोच रहा था, और अपनी फ़ोटो यानी विंग के जो उसके सामने थी वो उसे देख रहा था, उसे जेंटली उसे टच कर रहा था, उसे रब कर रहा था, उससे बातें कर रहा था। एंड अब हम चलते हैं हमारे प्यारे से विंग की तरफ एंड देखते हैं कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि हमारा विंग अचानक से हॉस्पिटल से गायब हो गया था। एंड उस मॉर्निंग के चलते हैं, मॉर्निंग हो चुकी थी, विंग प्यारी तरीके से उठ चुका था एंड उसकी बेबी बहुत हैप्पी था। विंग ने उसे उठकर पहले फीडिंग कराया, उसे फ्रेश किया, उसे कपड़े पहनाए, खुद भी फ्रेश हुआ, क्लीन हुआ एंड उसे कपड़े पहने। एंड देन शुमा ने उन गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहा, जाओ मास्टर के लिए रेडी करो, आज वो घर चलेंगे। एंड हाँ, उनके लिए कुछ और ज़रूरी चीज़ है। वो एक बड़ी सी लंबी सी लिस्ट विंग की ज़रूरत की चीज़, जैसे ड्राई फ्रूट्स हुए, कुछ ओमेगा चीज़ें थी जो मतलब ऐसे चाहिए होती बेबी की प्रेगनेंसी के बाद। वो सभी चीज़ें, उस सभी चीज़ों को वो उन्हें लिख कर उन बॉडीगार्ड्स को दे दिया था। और बॉडीगार्ड्स कहे पर शुमा, हम देखो जाओ, और वैसे भी सिचन बाबा और जिंगी भी तो आ रहे हैं ना, इससे तुम लोग जाओ, हम लोग यहाँ ठीक रहेंगे। और वैसे भी ये मिस्टर लैन का है, तुम्हें लगता है यहाँ कुछ हो सकता है? वो बॉडीगार्ड्स नोट कर लेते हैं। एंड देन शुमा वहाँ से सबको भेज देती है। वो अपने पास से जो उन्होंने घर से खाना बना के लाया था वो विंग को खिलाती है। एंड देन वो उसे खिला ही रही थी, तब से वहाँ एक नर्स आ जाती है जो डेली चेकअप के लिए विंग के पास आई थी। एंड देन शुमा उसकी तरफ देखते हुए कहती है, ओह तुम डेली चेकअप के लिए आई हो। वो नर्स प्यार से नोट करती है और वो कहती है, सो विंग बेबी कैसा है, लिटिल बेबी तुम ठीक हो? वो उस बेबी को धीरे से उसके गालों को पिंच करती है। और तब विंग कहता है, हाँ हाँ वो बिल्कुल ठीक है, वैसे भी मेरा I1 बहुत स्ट्रॉन्ग है।
आई वन, हाँ आई वन। वैसे तुम लोग ठीक हो ना, रेडी हो? वो नर्स उन दोनों की तरफ देखते हुए कहती है। अब वो दोनों पर्सन भी एकदम ठीक रहते हैं, रेडी थे। और तब विंग कहता है हाँ। एंड देन विंग वो सभी खाना अच्छे से खाता है, फिनिश करता है। एंड आधा खाना मतलब फुल खाना खाने के बाद वो सभी चीज़ों को सुमा पैक करती हैं। एंड देन वहाँ से तुरंत ही बैकडोर से उस नर्स की हेल्प से सुमा उसे निकाल देती है। एक्चुअली ये जो नर्स थी उसका चेहरा ढका हुआ था, इसीलिए सीसीटीवी कैमरा में उसके चेहरा नहीं आ रहा था, इसीलिए कोई जान नहीं पाया था कि वो नर्स है कौन। एंड वो नर्स विंग के एंड सुमा के साथ वहीं निकल गई थी, क्योंकि उसे पता है कि अब मिस्टर एन अगर उसे जान गया तो वो बिल्कुल भी उसे छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चली गई थी। एंड फिर वहाँ से सुमा और विंग तुरंत ही एक टैक्सी बुक करते हैं। एंड वो जहाँ विंग बताया करता था कि उसके पेरेंट्स का एक छोटा सा घर है पहाड़ों के बीच, वो वहाँ के लिए निकल जाते हैं। वो लोग तो पहले से ही प्लान किए थे। एक्चुअली विंग हमेशा बताता था उसी गांव के एक पहाड़ के बीच में है, बट ऐसा नहीं है। वो गांव एक छोटा सा हिस्से में था, बट वो उस गांव में छोटे से हिस्से में वो पहाड़ था, बट वहाँ एकलौता वही पहाड़ नहीं था, काफ़ी सारे और भी पहाड़ थे। एंड काफ़ी सारे और गाँव को वो जोड़ा करते थे वो पहाड़, उससे कई सारे गाँव का रास्ता था उसे क्रॉस करके। इसीलिए वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर विंग कौन सी जगह पर है, इसीलिए वो अपने बॉडीगार्ड्स को उसने कहा था ढूंढने के लिए। एंड यहाँ पर जब वांग जी एंड यहाँ पर विंग सुमा वो दोनों ही अपने प्यारे सी बेबी आइवान के साथ वहाँ पर आ चुके थे। वो सभी बहुत 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 हैप्पी थे। उन दोनों ने मिलकर इस जगह को क्लीन किया। एंड जो सामान उन्होंने पहले से ही ख़रीद के लाया था, मतलब कुछ राशन का, मतलब खाना पीने का सामान, कुछ कपड़े जो पहले से ही पैक थे विंग के, वो सभी यहाँ थे। एंड देन सुमा कहती हैं विंग तो चलो हमारी न्यू लाइफ को हम स्टार्ट करते हैं। विंग गिगल करते हुए कहता है हाँ हाँ सुमा हाँ, और ये पकड़िए। वैसे भी अब हमें यहाँ वर्क करना होगा, यहाँ हमें सेटल होना है, क्योंकि अब तो सिर्फ हम ही हैं एक दूसरे के सहारा, है ना। विंग ऐसे प्यार से स्माइल करता है। एंड देन सुमा भी नोट करती है। विंग कुछ मास्क वेयर करता है, एक मास्क एंड ओमेगा कॉलर को। एंड देन वो कहता है सुमा आप रहिए, ठीक है, मैं कुछ वेजिटेबल्स लेकर आता हूँ। देन सुमा कहते ठीक है, और ज़्यादा दूर मत जाना, पास के ही मार्केट से ले लेना। विंग नोट करता है। एंड देन वहाँ पर विंग उस रास्ते से नीचे आता है। एक्चुअली उसके आसपास छोटे काफ़ी सारे मार्केट्स लगा करते थे, गांव था, कुछ कस्बे थे, कुछ सिटी जाने का रूट था। सो वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर लोग रहा भी करते थे, इसीलिए विंग नीचे आता है, वो कुछ फ्रूट्स लेता है। एंड देन वहाँ पर एक पर्सन उसे कहता है विंग तुम। विंग मुड़ के देखता है, कहता है लिली तुम यहाँ। एक्चुअली लिली विंग को जानती थी, बट ये उसके गांव में नहीं रहती थी, ये इस दूसरे साइड के गांव में रहती थी। विंग अक्सर लिली से मिलता था, क्योंकि लिली उसके गांव में आकर काम किया करती थी, कुछ घर का काम जैसे मेड की तरह, इसीलिए विंग लिली को जानता है। तो लिली कहती तुम यहाँ कैसे? मतलब विंग कहता है वो मैं यहाँ आया हूँ रहने के लिए, बट मैं सोचा था कि तुमने एक अल्फा से शादी करके तुम शहर चले गए हो। विंग कहता है हाँ तुम्हें तो पता है ना शहर के अल्फाज कैसे होते हैं, तो उसने तुम्हें छोड़ दिया। विंग प्यारा सपोर्ट करते हुए कहते हैं हाँ वो बहुत बुरा अल्फा था, तुम्हें पता है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से मुझे ट्रीट भी नहीं करता था, पता है वो तो मुझे खाने को भी नहीं देता था। तो मैंने क्या किया, मैंने उसे मारा, मैं यहाँ भाग के चला आया। लिली हंसते हुए कहते हैं बिल्कुल सही किया, ऐसे अल्फाज को तो पीट डालना चाहिए। विंग कहते हाँ वैसे तो कहाँ रह रहे हो? बाबा के और मामा के घर में। तो ठीक है चलो ऐसा करना, अगर तुम्हें कोई ज़रूरत है तो मुझसे बताना, ओके, मैं सब कुछ हैंडल कर दूँगी, तुम्हें पता है ना मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ। विंग हंसते हुए कहता है हाँ मेरी जीजी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। विंग हंसते हुए वहाँ से चला जाता है, और वो ओमेगा गर्ल भी वहाँ से चली जाती है विंग को बाय करके। ऐसे ही एक दिन बीत चुका था। विंग, उसका बेबी एंड अंशु बहुत पीसफुली वहाँ रह रहे थे, वर्क कर रहे थे। एक्चुअली उसके आसपास कुछ जो खेती करने का ग्राउंड था वो काफ़ी ज़्यादा उस पर चीज़ें जैसे पेड़ पौधे उग चुके थे, क्योंकि बहुत समय से वो यूज नहीं था, इसीलिए सुमा उसे क्लीन कर रही थी, विंग उसे क्लीन कर रहा था। क्योंकि विंग का एक मंथ मतलब एक हफ़्ता ऑलरेडी हो चुका था बेबी को डिलीवर करे हुए, इसीलिए वो ज़्यादा तो नहीं बट हाँ थोड़ी बहुत तो हेल्प कर ही सकता था सुमा की। इसीलिए वो सभी थोड़ा सा क्लीन करते हैं अपनी यार्ड को, एंड उसमें कुछ सीड्स को वो प्लांट करते हैं ताकि उन्हें यहीं
वेजिटेबल्स मिल सके, उन्हें बार बार हर छोटी छोटी चीज़ के लिए नीचे ना जाना पड़े, इसीलिए आज वो सब प्लांटिंग करते हैं। एंड देन वो हैप्पीली ऐसे खा पी के सो जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत चुके थे और यहाँ हमारा लैंडमार्क पागल हो रहा था। वो विंग को ढूंढ ही नहीं पा रहा था कि विंग है कहाँ, कौन सी जगह पे वो है, क्योंकि उसने कभी पूछा ही नहीं कि उसके पेरेंट्स का घर कहाँ है। और वांग जी को पता था कि विंग के पास जाने के लिए बस यही एक जगह थी और वो वहाँ पर आया था। उसने जियांग फैमिया और मैडम यू को धमकाया भी था, बट उन दोनों को पता था, बट वो दोनों इतने ज़िद्दी है कि उन दोनों ने मार भी खाई, बट बोलने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें विंग से कोई भी मतलब नहीं था उसके मैटर से। इसलिए वो रेडी ही नहीं थे कि वांग जी की हेल्प करके वो विंग के पास उसे भेजे। वो मानो हर चीज़ के लिए उन्होंने ना कहा था। इनफैक्ट वांग जी ने तो उसके बेटे जियांग चेन को भी टॉर्चर किया था, बट जियांग चेन को तो वैसे भी पता नहीं था कि विंग का मतलब उसके पेरेंट्स का घर कहाँ है। वो तो सिर्फ जियांग फैमिया को पता था। मैडम यू भी उस घर में कभी गई नहीं है, क्योंकि उन्हें उस घर में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए। हालांकि वांग जी गया ज़रूर था, बट उसे वो जगह याद नहीं थी, इसीलिए वो समझ ही नहीं पा रहा था उस गांव में कि आखिर वो जगह है कहाँ, क्योंकि वो बहुत पहले की बात थी और वांग जी काफ़ी छोटा था और वो कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था रोड्स पर कि आखिर वो जगह है कहाँ। इसीलिए वांग जी को खुद भी नहीं पता वो घर है कहाँ। और यहाँ पर हमारे वांग जी बहुत मतलब सुबह और हमारा प्यारा सा आईवन, बेबी आईवन बहुत हैप्पी था अपनी मम्मा के साथ, अपनी ग्रैंड माँ के साथ। वो सभी एक हैप्पी पीसफुल टाइम बिता रहे थे। बट कहते हैं ना कि हर बार हर चीज़ अच्छा ही हो, ये ज़रूरी तो नहीं होता, क्योंकि हमारी लाइफ में एक फ्रीज़ होता है जहाँ पे सिर्फ दर्द 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 दुख ही होता है। सो शायद ये टाइम अभी विंग का बचा हुआ था, शायद कुछ दर्द अभी और था जो से बचा हुआ था, इसीलिए अभी वो दर्द विंग के सामने आके खड़ा हो चुका था। विंग नीचे आया था मार्केट से कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, एंड देन वहाँ पर कुछ अल्फाज आ चुके थे। उसने उसे घेर लिया था और देन वो कहते, ओह फीफुशियान, ओह तुम यहाँ वापस आ गए, हमें तो बहुत खुशी हुई, बट सुना है कि तुम एक बच्चे के साथ आए हो। तुम्हारे घर से अक्सर बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, बताओ किसका बच्चा लेके भाग के आए हो? हाँ, वैसे तुम तो अनमार्क्ड लग रहे हो। ओह, लगता है तुम्हारे अल्फ़ा ने तुम्हें यूज़ किया एंड फेंक दिया है ना। विंग गुस्से में उन सब की तरफ देखते हुए कहता है, तुम सबको जानने की कोई ज़रूरत नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ है, अपनी काम से काम रखो। और विंग ऐसा कहकर उन्हें पुश करता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। बट विंग को नहीं पता था कि ये लोग कुछ खास अच्छे लोग नहीं हैं। हालांकि ये सभी वही बैड बॉयज़ जो गली मोहल्ले के कुछ गुंडे टाइप लड़के नहीं होते, ये बिल्कुल वैसे ही थे उस गाँव के। इसीलिए वो सभी ने एक काम किया, क्योंकि उन्हें वो विंग की इंसल्ट कुछ खास पसंद नहीं आया, इसीलिए अब वो विंग से बदला लेना चाहते थे। जिस इंसान के पास कुछ भी नहीं है वो उससे बदला लेना चाहते थे। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि विंग खुद कितना पेन में है, वो खुद कितना दर्द में है, बट नहीं, उन्हें तो उससे बदला लेना था। इसीलिए उन दोनों ने मतलब उन सभी पर्सन्स ने, वो कुछ 4 या 5 अल्फाज की ग्रुप थी, उन सब ने गाँव में ये अफवाह फैला दी कि विंग अच्छा ओमेगा नहीं है, उसने अपने अल्फ़ा को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया, इसलिए उसके अल्फ़ा ने उसे फेंक दिया है। उसके एक बेबी है एंड अब उसे पैसों की ज़रूरत है, सो जो भी अल्फ़ा चाहे वो उसे यूज़ कर सकता है। विंग अपनी बॉडी से पैसे अर्न कर रहा है, ये ऐसी गलत अफवाहें उसने फैला दी थी, क्योंकि 2 दिन से विंग नीचे नहीं मार्केट में आया था सामान लेने के लिए, क्योंकि उसने काफ़ी सारा राशन ऑलरेडी रखा हुआ था, उसे कुछ चीज़ें चाहिए थी, इसलिए वो नीचे आया करता था। बट अभी फ़िलहाल 2 दिन तक उसे कोई काम नहीं था, इसलिए वो नीचे नहीं आया था। एंड ये सभी बातें उस गांव में फैल चुकी थी, एंड इनफैक्ट उसी गांव में क्यों, बगल के एक और छोटे से गांव में भी ये फैल चुकी थी। एंड वहाँ पर उन दोनों ही गाँव में कुछ ऐसे लोग थे जो शायद विंग के ऊपर गंदी नज़र रखा करते थे। वो सभी बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे। एंड देन वो 2 पर्सन्स आज उन्होंने देखा कि आज विंग के घर से एक ओल्ड लेडी बाहर आ रही है एंड उसके पास एक बच्चा भी है। एंड वो दोनों ही देख रहे थे कि वो ओल्ड लेडी नीचे आ रही है, शायद वही एक ओल्ड लेडी थी। शुमा और युआन वो दोनों ही नीचे आए थे, क्योंकि युआन काफ़ी देर से रुक रहा था। एंड शुमा ने कहा था कि विंग तो मैं इसे थोड़ा सा नीचे घुमा आती हूँ, मार्केट में कुछ चीज़ें से दिखा दूँगी तो ये शायद शांत हो जाए। विंग नोट करता है, एक्चुअली विंग खाना बना रहा था, वो अभी थोड़े मोटे स्नैक्स बना रहा था, इसीलिए शुमा उसे लेती है बेबी युआन को एंड वो नीचे चली आती है।
और यहाँ पर हमारा प्यारा सा बीइंग बैठ कर खाना बना रहा था। एंड देन जैसे शुमा वहाँ से निकलती है, वो 2 अल्फाज थे, वो दोनों ही घर में घुस जाते हैं। बीइंग हैरान होकर उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, तुम दोनों कौन हो? हाँ, बाहर निकल मेरे घर से, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो ओमेगा ऐसी ओमेगा को छटपटाते देख वो दोनों ही अल्फ़ा हंसते हुए कहते हैं, ओह बीइंग, क्या तुम्हें पता नहीं है हम दोनों कौन हैं? बीइंग जब उन दोनों की तरफ देखता है तो वो समझ जाता है कि वो दोनों वही अल्फाज थे जो पहले बीइंग पर उन्होंने बीइंग को छेड़ा था। बट क्योंकि उस समय जियांग फेमिया उसके पास थे, उन जियांग फेमिया ने उन्हें दोनों को बहुत पीटा था और उन्हें मार के भगा दिया था। तब वो दोनों ही अल्फ़ा हंसते हुए कहते, हाँ बहुत जल्दी याद आ गया, तुम्हारी वजह से उस जियांग फेमिया ने हमें पीटा था, मार के भगाया था। तुम्हें पता है यहाँ आकर हमारी कितनी इंसल्ट हुई थी जब ये बात सबको पता चली थी? उस समय तो हम तुम्हें टेस्ट नहीं कर पाए थे, बट क्योंकि हमने मार खाई थी तुम्हें टेस्ट ना करने की वजह से, तो क्यों ना चलो आज इसका बदला पूरा करते हैं। हमने मार तो खा ही ली है, तो अब क्यों ना तुम्हें टेस्ट किया जाए। वो दोनों ही अल्फ़ा विंग की तरफ बढ़ रहे थे। विंग डर गया था क्योंकि अभी भी वो फुल्ली रिकवर नहीं था। उसने अभी कुछ ही दिन हुए हैं, उसने बेबी को बर्थ दिया है, सिर्फ 10 दिन हुए हैं, एंड इसीलिए वो डर रहा था, वो पीछे हट रहा था क्योंकि वो दोनों ही अल्फाज शायद से हल्के से ड्रंक थे क्योंकि उनकी फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही थी। और विंग इससे घबरा रहा था क्योंकि अभी भी विंग एक अनमार्क्ड ओमेगा है एंड ऊपर से वो भी बहुत वीक है। वो डर रहा था और पीछे हट रहा था। वो दोनों अल्फाज हंसते हुए कहते, ओ प्यारा से बेबी विंग, क्या डर रहा है? विंग गुस्से में उन दोनों की तरफ देखता है, वो पीछे पीछे हट रहा था एंड तभी उसकी हाथ से एक छोटा सा फ्लावर वॉस गिर जाता है। विंग जब देखता है कि वो टूट गया है, तुरंत ही वो उस फ्लावर वॉस को उठा लेता है एंड देन दोनों की तरफ दिखाते हुए कहता है, अगर तुम बाहर आगे एक कदम और बढ़ाए तो मैं तुम दोनों की जान ले लूँगा। वो दोनों ही हंसते हैं। तुरंत ही विंग के हाथ से वो फ्लावर पॉट ले लेते हैं एंड देन विंग को तुरंत ही फ्लोर पे पुश कर देते हैं। विंग कहता है, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? एक अल्फ़ा ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया था एंड दूसरा उसके ऊपर आने की कोशिश कर रहा था एंड